अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान जमील और आज का हमारा लेक्चर है यूनिट नंबर 1 एमडी कैट फिज़िक्स फोर्स एंड मोशन। अच्छा, एमडी कैट में थोड़ा सा ये हम देखते चलें कि टोटल 210 एमसीक्यूज़ होंगे, 3.5 और टाइम है और पासिंग मार्क्स जो है वो 65 है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसमें फ़िज़िक्स का जो वेटेज है ना वो इस दफ़ा 56 एमसीक्यूज़ आएंगे जो कि ओवरऑल पेपर का 26.5% बनते हैं। उनमें से इजी एमसीक्यूज़ 20% यानी 11 एमसीक्यूज़ आसान होंगे। मॉडरेट लेवल के 34 एमसीक्यूज़ होंगे, 60% वेटेज बनता है। हार्ड 20% 11 एमसीक्यूज़ होंगे। असल में इन हार्ड एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करना मेरिट जो है वो इन्हीं पे बेस कर रहा होता है। उसके बाद 70% क्वेश्चन जो है वो रिकॉल यानी जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई उनसे होंगे और 30% आगे उनसे रिलेटेड यानी एप्लीकेशन लेवल के एमसीक्यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं टॉपिक की तरफ। हमने जो पढ़ना है फोर्स एंड मोशन में जो चीज़ें हमने पढ़नी है उसमें डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है डिस्प्लेसमेंट को। अब डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास पहले कुछ चीज़ें हैं जिनमें हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन हमने देखनी है मोशन की। मोशन क्या है? जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है किसी रेफरेंस के लिहाज से तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, उसमें वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती। इसी तरह सेकंड जो चीज़ है रेस्ट क्या है कि जब पोजीशन में चेंज ना आ रहा हो, जब पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा होता डेफिनेटली वेलोसिटी ज़ीरो होती है। फिर एक बात हमने माइंड में रखनी है कि रेस्ट और मोशन दोनों जो है वो रिलेटिव हैं। रिलेटिव से क्या मुराद है कि कोई भी चीज़ रेस्ट पे है वो हम 100% ये नहीं कह सकते कि वो रेस्ट पे है, या हम 100% ये नहीं कह सकते कि वो मोशन में है। जैसे स्टूडेंट क्लासरूम में बैठे हैं तो क्लासरूम में एक दूसरे के लिहाज से तो रेस्ट पे हैं, मगर एक पर्सन अगर कोई मून के ऊपर है, मून के लिहाज से वो अर्थ पे देख रहे हैं तो मून के लिहाज से अर्थ तो मूव कर रही है, तो वो बेशक स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए एक दूसरे के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू या रिलेटिव टू वन अनदर दे आर एट रेस्ट, बट रिलेटिव टू मून दे आर इन मोशन। सो रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव हैं। एक ऑब्जेक्ट की एग्जांपल लेते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एक पर्सन, इस ऑब्जेक्ट का फासला इस पर्सन के लिहाज से 2 मीटर है और ये ऑब्जेक्ट देखता है कि ये पर्सन देख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट ईस्ट की तरफ पड़ा हुआ है, मगर ये वाला जो पर्सन है ये देखता है ये ऑब्जेक्ट जो है उसका 3 मीटर फासला है और ये वेस्ट की तरफ पड़ा हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट का फासला इसके रिलेटिव ओवर है, इसके रिलेटिव ओवर है, तो ऑब्जेक्ट तो वही है, पड़ा भी वहीं हुआ है, मगर हमारा रेफरेंस पॉइंट चेंज हुआ है। इसके लिहाज से देखें तो 2 मीटर, इसके लिहाज से देखें तो 3 मीटर। तो इसी तरह रेस्ट और मोशन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होते, वो रिलेटिव होते हैं। उसके बाद डेफिनेशन हम देखते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या चीज़ है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या करते हैं? पाथ, टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ, किसी भी पाथ की टोटल लेंथ जो है वो डिस्टेंस कहलाती है। स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट मीटर है, डायमेंशन इसका एल है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? कोई से दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, कम से कम फासला, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी नोटेशन हम यहाँ पे डी वेक्टर यूज़ करेंगे, इसका डायमेंशन सेम उसी तरह एल है। अब इसमें फ़र्क को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं किसकी, डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की। एक बॉल है, उसे मैं अपवर्ड थ्रो करता हूँ, वो 4 मीटर हाइट पे जाती है, ऊपर बॉल जाके नीचे वापस आ जाती है। जैसे बॉल स्ट्रेट ऊपर गई उसी तरह स्ट्रेट नीचे आएगी, मगर नीचे आने वाला पाथ मैंने अलहदा से शो किया। ऊपर जाते हुए उसने कितना फासला तय किया? 4। नीचे आते हुए कितना तय किया? 4। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 8। असल में बॉल जहाँ पे गई वहीं पे वापस आ गई, डिस्टेंस 8 है, मगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैंने लिखा है 0। क्यों? क्योंकि इसका इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है, एंडिंग पॉइंट भी वही है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट जो दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान फासला, चूँकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट तो एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं, तो इस वजह से हम कहेंगे इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट 0 है। इसी तरह हम लिखते कैसे हैं वेक्टर फॉर्म के अंदर? बस मैं ये कहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, 20 मीटर ईस्ट की तरफ गया, तो हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। नॉर्थ मैंने अब इस तरह से ले लिया, ईस्ट इस साइड पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले लिया, नॉर्थ अलॉन्ग द वाई एक्सिस। तो ईस्ट वाली जो डायरेक्शन है वो चूँकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैंने ली तो उसे आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्थ वाली डायरेक्शन को जे कैप से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, ये डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड निकल आएगी। फिर कुछ बातें हमने याद रखनी है कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है,
या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल होते हैं। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। कैसे बड़ा है? देखो ए से बी पे हमने जाना है, ये कर्व पाथ है, ये कर्व पाथ डिस्टेंस है, ये ज़्यादा है। ए से बी अगर स्ट्रेट जाएं, डिस्प्लेसमेंट है वो कम है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है। या अगर ए से बी पे जाने का रास्ता ही स्ट्रेट है, कर्व है ही नहीं, तो इसका डिस्टेंस भी वही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा। तो क्या हमने कहा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अब क्या है? इक्वल है। तो इन दो बातों को क्या मैंने लिखा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, इकट्ठा अगर मैं लिखूँ तो मैं लिखूँगा डिस्टेंस इज़ ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिर ये मैंने एक फार्मूला सा बना दिया, कोई भी चीज़ जो है उससे 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ये डी इधर ला के डिवाइड करेंगे, ग्रेटर और इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इनकी जो रेशियो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 होती है। फिर ये क्लोज पाथ है, एक ऑब्जेक्ट ए से मूव करके बी पे आता है, उसका डिस्टेंस कितना है? उसका डिस्टेंस इस सर्कल के सरकमफेरेंस के इक्वल है। तो क्लोज पाथ के लिए डिस्टेंस सरकमफेरेंस के इक्वल है, ज़ीरो नहीं है। मगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, यहीं पे ऑब्जेक्ट गया और यहीं पे वापस आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। क्लोज पाथ के लिए आपने याद रखना है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो होती है। फिर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, मगर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस चूँकि स्केलर क्वांटिटी है, उसकी मैग्नीट्यूड होती है, सिर्फ डायरेक्शन की हम बात नहीं करते, इस वजह से उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होता है? एक ऑब्जेक्ट है वो टूवर्ड्स राइट जा रहा है, 2 मीटर राइट की तरफ गया, मगर ये वही ऑब्जेक्ट 2 मीटर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में गया। ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए मैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या लिखूंगा? नेगेटिव लिखूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, मगर डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फिर एक एमसीक्यूज हम देखते हैं। एमसीक्यूज क्या है? एमसीक्यूज नंबर 1 है कि व्हाट इज़ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस व्हेन अ बॉडी मूव अलोंग द सेमी सर्कल। ये हमारे पास एक सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है, एक ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करता है सेमी सर्कल के लॉन्ग। ये कर्व पाथ एस सेमी सर्कल उसका डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ अगर स्ट्रेट जाएं, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ ये पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी। ए से बी अगर स्ट्रेट जाएं तो ये डिस्प्लेसमेंट है। सेंटर से ए तक रेडियस है सर्कल का, सेंटर से बी तक भी रेडियस है, तो ए से बी तक जो स्ट्रेट फासला है जो कि डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2r आएगा। यहाँ से यहाँ कर्व पाथ है और कर्व पाथ हाफ सर्कल है, पूरे सर्कल की लंबाई होती है 2πr। चूँकि आधा सर्कल है इसकी लेंथ होगी 2πr डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल तो आंसर आएगा πr। यहाँ से r कैंसिल तो आंसर आ जाएगा 2π। फिर एक स्टूडेंट्स जो है वो गलती करते हैं, उसने कहा रेशियो निकाली है डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस की। स्टूडेंट जल्दबाजी में डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट की रेशियो निकाल देते हैं। तो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट की रेशियो निकालेंगे π/2 आएगा, π/2 भी अब देखिए आंसर में दिया हुआ है। तो जो गलती आम कॉमन गलती होती है एमडी कैट के अंदर वो आंसर भी दिए होते हैं। तो स्टूडेंट समझता है कि मेरा ये आंसर ठीक है, हालांकि इसमें ये जो छोटी छोटी बातें ये माइंड में रखनी है, जो चीज़ पूछी गई है उसी के अकॉर्डिंगली बताना है, उसके अपोजिट नहीं बताना। फिर अगर मैं फर्दर इसी क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करूँ, सेम यही क्वेश्चन है, मगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस की रेशियो फाइंड करनी है, मगर मोशन जो है वो अलोंग द कंप्लीट सर्कल है, सेमी सर्कल नहीं कंप्लीट सर्कल है। तो कंप्लीट सर्कल में जो डिस्टेंस s की वैल्यू है, लेंथ ऑफ सर्कल 2πr है जो कि s की वैल्यू है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है, क्योंकि ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्लोज पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है? 0। तो डिस्प्लेसमेंट जहाँ से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वहीं पर वापस आ रहा है, क्लोज पाथ है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की रेशियो 0/2πr, आंसर आपके पास आ जाएगा 0। उसके बाद इसी क्वेश्चन को अगर हम मज़ीद प्रोसीड करें कि एक ऑब्जेक्ट है वो 1/4 रोटेशन करता है। 1/4 रोटेशन से मुराद है सर्कल में ए से किधर जा रहा है? जस्ट बी तक जा रहा है, तो ये 1/4 रोटेशन है। तो इसमें डिस्टेंस कितना है? देखो डिस्टेंस पूरा अगर सर्कल मूव करे वो होता है 2πr। सर्कल का चौथा हिस्सा मूव किया तो 2πr को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा πr/2। यानी ए से बी 1/4 था रोटेशन जब हुई, तो डिस्टेंस की वैल्यू आ गई πr/2। डिस्प्लेसमेंट ए से बी स्ट्रेट फासला, कम से कम फासला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वो स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। अब ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस के इक्वल है। इसी तरह ये वाला डिस्टेंस ये भी लेंथ रेडियस के इक्वल है। हमें ये ए से भी स्ट्रेट लाइन चाहिए, यानी डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए।
तो पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर का और बेस का स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो आंसर आएगा √2r। तो अगर हमने रेशियो अब निकालनी है s ओवर d की, डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्टेंस s की जगह पे हम पुट करेंगे πr/2 और d की जगह हम पुट करेंगे √2r, तो √2r, r और r कैंसिल, तो π/2 √2 इसका आंसर आएगा। इसी तरह ये आप खुद दे सकते हो। एक और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट 3/4 रोटेशन करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करता है, तो s की वैल्यू क्या आएगी और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी। a से d डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू √2r ही आएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, सेंटर से यहाँ तक फासला r है, सेंटर से इधर तक फासला r है, तो ये वाली वैल्यू भी √2r ही निकलेगी। तो सेम वैल्यू आती है 1/4 रोटेशन के लिए और 3/4 रोटेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होती है। और डिस्टेंस के लिए पूरा सर्कल हो तो उसे 2πr कहते हैं, क्वार्टर सर्कल हो तो 4 से डिवाइड करते हैं, हाफ सर्कल हो तो 2/2 से डिवाइड करते हैं। इसी तरह 3/4 सर्कल होगा, उसके अकॉर्डिंगली उसे डिवाइड करके हमने s की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो उसके बाद एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ। वो एग्जांपल है हमारे पास वाइब्रेशन के लिहाज से। अगर एक पेंडुलम है, ये वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ से मोशन स्टार्ट की, इधर गया, एम्पलीट्यूड a के इक्वल फासला तय किया, वापस आया अगेन a, इधर गया a, इधर आया वापस a, टोटल उसने कितना फासला तय किया 4a, उसका डिस्टेंस है 4a। मगर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इसका ज़ीरो होगा, क्योंकि वो जहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है। जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। इसी तरह जब हाफ वाइब्रेशन होती है, हाफ वाइब्रेशन में वो क्या करेगा, हाफ वाइब्रेशन में वो यहाँ से मूव करके इधर गया और यहाँ से मूव करके दोबारा वापस आया, तो डिस्टेंस की वैल्यू है 2a। अगेन जहाँ पे वो मूव किया, मूव करके जाके दोबारा इसी पोजीशन पे वापस आ गया, हाफ वाइब्रेशन में भी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी वैल्यू भी आपके पास क्या होगी, ज़ीरो के इक्वल होगी। फिर इसी तरह एक और क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं कि एक पर्सन है या एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है, 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है और 8 किलोमीटर वो साउथ की तरफ जाता है। आमतौर पे स्केल हम इस तरह लेते हैं, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। 5 टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट लॉन्ग द एक्स एक्सिस है, तो आई कैप लगा दिया 5 के साथ। 2 किलोमीटर लॉन्ग द नॉर्थ, नॉर्थ लॉन्ग द पॉजिटिव वाई एक्सिस है, उसके साथ जे कैप लगा दिया। फिर 3 किलोमीटर ईस्ट है, ईस्ट लॉन्ग द पॉजिटिव एक्सिस है, तो 3 + 3i लगा दिया। 8 किलोमीटर लॉन्ग द साउथ है, साउथ डाउनवर्ड है, एक तो ये वाई डायरेक्शन है और नीचे की तरफ है, नीचे वाई नेगेटिव लेते हैं, तो -8j लगा दिया। इसको सॉल्व करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट उसका निकलेगा। उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का स्केयर ले लेंगे। अब x कंपोनेंट पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ये क्वाड्रेंट चौथा बनता है। जब x पॉजिटिव और y नेगेटिव, वो चौथे क्वाड्रेंट में उसकी डायरेक्शन निकलती है। इसी तरह एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमने मालूम करना है एक व्हील के पॉइंट का, जो कि इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड है। इनिशियली ये व्हील का एक पॉइंट ए है जो कि ग्राउंड को टच कर रहा है। द व्हील रोटेट फॉरवर्ड हाफ अ रेवोल्यूशन, ये व्हील आधा चक्कर मुकम्मल करता है और आगे जाता है। द व्हील रोटेट हाफ अ रेवोल्यूशन, तो डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट का, ए पॉइंट है, ये व्हील घूम के आगे जाता है, आधा घूमते, आधा जब घूमेगा ना व्हील, ए पॉइंट नीचे है, व्हील के आधा घूमने के बाद ए पॉइंट ऊपर पहुंच जाएगा। हमने जहाँ पे था ए पॉइंट पहले और जहाँ पे आधा चक्कर मुकम्मल करने के बाद है ए पॉइंट, वहाँ तक का हमने डिस्प्लेसमेंट बताना है, यानी ये चीज़ हमने बतानी है। जब ये आधा चक्कर आगे घूम के गया, इसने इस कर्व के इक्वल फासला तय किया, ये सेमी सर्कल है, यानी ये जो आगे इस पोजीशन पे पहुंचा, इसने यहाँ से यहाँ तक आधा चक्कर मुकम्मल करके आगे गया। आधा चक्कर मुकम्मल करने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक का फासला आधा सर्कमफेरेंस के इक्वल है, πr के इक्वल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक फासला πr होगा। ये डायमीटर है एक किस्म का व्हील का, सर्कल का, जो कि सेंटर से यहाँ तक r, सेंटर से ऊपर r, तो टोटल कितना बन गया 2r। d चाहिए, ये वाली लेंथ πr है और ये वाली लेंथ 2r है, तो सिंपल पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस πr है और ये परपेंडिकुलर 2r के इक्वल है, इस सारे का स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद आते हैं हम ग्राफ की तरफ।
डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है वो ग्राफ कितनी तरह का हो सकता है। ग्राफ दो चीज़ों के दरमियान हम ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान। ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ऐसा स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ऊपर से नीचे की तरफ आने वाली स्ट्रेट में लाइन भी हो सकती है, नीचे से ऐसे जाने वाली स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। 1 2 3 4 ये स्ट्रेट लाइंस हैं। ये वाली लाइन और ये वाली लाइंस ये कर्व्ड लाइंस हैं। अब ये लाइंस इस तरह के ग्राफ हमें क्या बताते हैं, जिस तरह अगर आपको याद हो सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 16 में ग्राफ जो थे, जो इस तरह की वेव फॉर्म्स बनी हुई थी इस तरह की, आपने वहाँ पे स्लोप की बात की थी। ग्राफ की स्लोप जो होती है किसी भी ग्राफ की, वो उसका मतलब होता है कि वो कितना एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से, वो कितना एंगल बना रही है वो लाइन जो है। तो स्लोप के 3 नाम है। स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं और रेट ऑफ चेंज का नाम भी देते हैं। इसे टैन थीटा से भी कैलकुलेट करते हैं। अब टैन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। टैन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। तो इस वजह से स्लोप को हम यहाँ पे परपेंडिकुलर के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है और बेस के लॉन्ग टाइम है। तो डेल्टा डी बाई डेल्टा टी बेसिकली स्लोप यानी टैन थीटा के इक्वल है। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है वो ये कि जो भी लाइन अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल होगी, मसलन ये वाली लाइन है, ये अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, उसका एंगल 0 होता है। थीटा 0, टैन 0, स्लोप 0। इस वजह से मैंने लिखा है ये जो लाइन है ना इसकी स्लोप क्या होगी, 0 होगी। यानी जो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल लाइन होगी उसकी स्लोप हमेशा क्या होगी, 0। ये आपने याद रखना है। हॉरिजॉन्टल से जो लाइन ऊपर जाती है उसकी स्लोप बढ़ती है। जब लाइन वर्टिकल हो जाती है उसकी स्लोप मैक्सिमम हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। तो ये लाइन वर्टिकल जो है वो इसकी स्लोप, इस वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या है, इन्फिनिटी है। इसी तरह इसकी स्लोप ना 0 है ना इन्फिनिटी है, उसकी वैल्यू दरमियान में है। और जो लाइन ऊपर से नीचे आ रही होती है उसकी स्लोप कम हो रही होती है, उसे हम नेगेटिव, हम यूँ भी कहेंगे उसकी स्लोप नेगेटिव है। इसी तरह ये जो कर्व्ड लाइंस हैं, अगर लाइन ऊपर की तरफ बेंड हो रही है, इस तरह ये लाइन ऊपर की तरफ, रेड लाइन ऊपर की तरफ बेंड हो रही है, तो हम कहेंगे इसकी स्लोप इंक्रीज़ कर रही है। अगर लाइन नीचे की तरफ बेंड हो रही है तो हम कहेंगे उसकी स्लोप डिक्रीज़ कर रही है। फिर स्लोप के बारे में कुछ पॉइंट्स आपने माइंड के अंदर रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ 0। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी स्लोप 0 है। फिर स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज़ इन्फिनिटी। ये जो वर्टिकल लाइन है उसकी स्लोप इन्फिनिटी होती है। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज़ कांस्टेंट। लाइन जब स्ट्रेट होगी, स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे 4 है, ये थ्रू आउट यहाँ पे स्लोप 0 है और 0 इज़ अ कांस्टेंट। यहाँ पे स्लोप इन्फिनिटी है, वर्टिकल लाइन की स्लोप इन्फिनिटी होती है बट थ्रू आउट कांस्टेंट है। इस तरह ये वाली लाइन भी स्ट्रेट लाइन है, इसकी स्लोप भी कांस्टेंट होगी। ये वाली लाइन भी स्ट्रेट लाइन है, इसकी स्लोप भी कांस्टेंट होगी। मगर ये जो कर्व्ड लाइंस हैं, 2 लाइनें कर्व हैं, इनकी स्लोप वेरिएबल होती है। कहीं पे स्लोप कम है, कहीं पे स्लोप ज़्यादा है, चेंज हो रही होती है स्लोप लाइंस की, कर्व्ड लाइंस की। तो स्लोप ऑफ कर्व्ड लाइन इज़ वेरिएबल। ये बातें आपने माइंड के अंदर रखनी है। उसके बाद कुछ MCQs हम देखते हैं। मसलन मैं ये यहाँ पे बात करता हूँ एरिया। 2 चीज़ें हैं। जब भी कोई ग्राफ हम डिस्कस करते हैं ना, आगे चल के हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे जो कि एक्चुअल हमारा टॉपिक है। किसी भी ग्राफ में 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है ग्राफ का स्लोप और दूसरा आता है ग्राफ का एरिया। एरिया क्या होता है, मसलन ये मेरा एक ग्राफ है, एक साइड पे मैंने लिया हुआ है डिस्टेंस और एक साइड पे टाइम। इस ग्राफ ये लाइन मेरा ग्राफ है, इसके अंदर एरिया होगा डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इस ग्राफ के लिहाज से अगर पीछे मैंने डिस्प्लेसमेंट और टाइम लिया हुआ तो डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का यूनिट मीटर सेकंड आता है। मीटर सेकंड कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी को एक्सप्रेस नहीं करता, तो इस ग्राफ का एरिया की कोई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमें नहीं बताएगा। मगर जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे उसका एरिया हमें कुछ बताएगा, वो हम जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा वहाँ पे देखेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिस्टेंस कवर्ड के बारे में हमें बताता है। अब यहाँ पे हम एक MCQs देखते हैं। वो MCQs क्या है कि व्हाट डज ग्राफ शो। ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, ये ग्राफ देखो स्ट्रेट लाइन है। जब स्ट्रेट लाइन है, जो डिस्टेंस बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसकी स्लोप कांस्टेंट है। डिस्टेंस ओवर टाइम, ये जो स्लोप होती है इसकी परपेंडिकुलर ओवर बेस जो कि टैन थीटा है, और S/T बेसिकली स्पीड है। यानी इसकी स्लोप जो है वो हमें स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। स्लोप इस स्ट्रेट अगर लाइन है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम बेहतर ऑप्शन ये चूज़ करेंगे
स्पीड, चूँकि एस और टी के दरमियान ग्राफ है ना, एक तो हमने स्पीड वाली ऑप्शन देखनी है, एक स्पीड वाली ऑप्शन ये है, एक स्पीड वाली ऑप्शन ये है। चूँकि ग्राफ स्ट्रेट, उसकी स्लोप कांस्टेंट, स्लोप स्पीड के इक्वल है, तो स्पीड हमारी कांस्टेंट है। कांस्टेंट के लिए यूनिफॉर्म का भी वर्ड यूज़ करते हैं, तो हमारी स्पीड यूनिफॉर्म है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। इसी तरह हम एक एमसीक्यूज देखते हैं कि एक पार्टिकल एक्स एक्स के लॉन्ग मूव करता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल की तरफ। तो हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स की, और बताना है कि लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड कब होगी। देखें, इनिशियल पोजीशन है 4, यहाँ पे मैं एक लाइन जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 और इसी तरह -4। अब हमने बताना है -4 इनिशियल पॉइंट और 4 फाइनल पॉइंट है। ये -4 से 4 तक हमने बताना है, मैग्नीट्यूड बतानी है। पहला पॉइंट है 4 से -2 तक, इनिशियल पॉइंट 4 है और 4 से -2 तक जाना है। 4 से -2 तक, यहाँ से 0 से 4 4 बनता है और आगे इधर -2 है, नेगेटिव डायरेक्शन को बता रहा है। तो एक्चुअल में हमारा जो आंसर आएगा फाइनल पोजीशन, दो पॉइंट के दरम्यान जब हमने डिस्प्लेसमेंट बताना होता है तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे फाइनल पोजीशन है हमारी -2 माइनस इनिशियल पोजीशन कौन सी है 4, तो आंसर आएगा -2 -4, तो आंसर आएगा -6। मगर अगर इसकी मैग्नीट्यूड लिखें तो मैग्नीट्यूड जो है वो 6 होगी। इसी तरह -4 और 4 है, 4 फाइनल पोजीशन है, 4 -4 आंसर आएगा 8, मैग्नीट्यूड भी उसकी 8 होगी। इस तरह फाइनल पोजीशन 6 है, 6 -4 आंसर आएगा 2। इसी तरह फाइनल पोजीशन है -8, फाइनल पोजीशन यानी -8 -4, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, -8 और +4 आंसर आएगा 4। तो ज़्यादा आंसर, सबसे ज़्यादा वैल्यू इस केस में, तो इसका आंसर बी होगा। इसी तरह आगे हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि एक पार्टिकल है जो कि स्टार्ट हो रहा है ओ से और ए की तरफ जाता है। ये एक पार्टिकल है, ओ से गया ए की तरफ, फिर उसने मूव किया अलॉन्ग ए बी के अलॉन्ग उसने मूव किया, ठीक है, एंड स्टॉप एट बी पे जाके रुक गया। यहाँ पे एक बात याद रखनी है, ओ से ए पे गया और ए से बी के अलॉन्ग गया। इनिशियल पोजीशन ओ है और फाइनल पोजीशन बी है। इसका रेडियस यानी ओ से ए तक का फासला या ओ से बी तक का फासला वो 100 है। तो डिस्प्लेसमेंट हम बताओ, सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल तक का फासला, यानी ओ बी फासला डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा और ओ बी रेडियस के इक्वल है, तो इसका आंसर 100 होगा क्योंकि रेडियस उसने बताया हुआ 100 है। इसी तरह वो कह रहा है एक फिगर है, उसमें एक पार्टिकल ओ से ए की तरफ जाता है, ये सेंट्रल पॉइंट है ओ, यहाँ से ए की तरफ ऑब्जेक्ट गया एंड देन ए टू बी, और ए से किधर गया बी पे। इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन बी है। पाथ लेंथ बताना है हमने, डिस्टेंस बताना है। ओ से ए पे जाते हुए फासला उसने तय किया कितना, ओ से ए पे जाते हुए उसका फासला जो है वो 3 है। यहाँ से वापस ए से ओ तक फासला गेन 3 है, 3 और 3 कितने हो गए 6। ओ से बी तक फासला 2 है, माइनस को इग्नोर करना है क्योंकि हमने डिस्टेंस बताना है। 6 और 2 मिलकर कितने हो जाएंगे 8, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस। फिर हमने बताना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जब हमने बताना है तो हमारी इनिशियल पोजीशन है ओ और फाइनल पोजीशन है बी, ये एक्स एफ है फाइनल पोजीशन और ये वाली पोजीशन है एक्स आई। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, फाइनल पोजीशन एक्स एफ माइनस इनिशियल पोजीशन एक्स आई। फाइनल पोजीशन है हमारी -2 और इनिशियल पोजीशन है 0, तो आंसर हमारे पास आएगा -2। तो ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ तक हमने भी डिस्कस किया। इसका नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी के कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।